हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज की इस वीडियोस में हम जानेंगे हेमरॉइड्स के बारे में। हेमरॉइड्स क्या है, इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या है, साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से इसकी स्टेजेस है, डिग्री क्या, इसका मैनेजमेंट हो सकता है, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन क्या है, क्या इसका सर्जिकल एंड मेडिकल मैनेजमेंट हो सकता है, कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट हम ये टॉपिक के बारे में आज के पार्टिकुलर वीडियोस में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे हेमरॉइड्स का इंट्रोडक्शन। Hemorrhoids are the swollen or inflamed blood vessels located in the lower rectum and anus. They occur when pressure in this vein increase, leading to distension and discomfort. Hemorrhoids are common and can be classified into two main categories, internal and external, based on their location. Okay. सो हेमरॉइड्स क्या है? हेमरॉइड्स आपका स्वेलिंग होना, इन्फ्लेमेशन होना आपकी ब्लड वेसल्स में, जो कि आपकी ब्लड वेसल्स है लोअर आपके रेक्टम में जो लोकेटेड होती है। लोअर रेक्टम के रीजन पर जो आपकी ब्लड वेसल्स है उनमें इन्फ्लेमेशन होना, स्वेलिंग होना। और ये कब हो सकता है आपको? जब आपकी वेंस में प्रेशर ज्यादा इंक्रीज होना, राइट, प्रेशर इंक्रीज होना लीडिंग टू डिस्टेंशन, जिसकी वजह से आपको प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से डिस्टेंशन हो सकता है और डिस्कम्फर्ट आपको हो सकता है। हेमरॉइड्स आर द कॉमन एंड कैन क्लासिफाई इनटू टू मेन कैटेगरी। अब इनको दो मेन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया बेस्ड ऑन द लोकेशन। लोकेशन का बेस पर हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल वो होता है जो इंटरनल रीजन पर होता है हमारी, और एक्सटर्नल जो होता है जो बाहर की तरफ हमारी आउटर सरफेस पर होता है, राइट, एनएस रीजन में, राइट। तो रेक्टम में यदि हम देखें इसका, यहाँ पर आपको रेक्टम में इंटरनल और एक्सटर्नल भी दिखाया हुआ है। दिस इज द हेमरॉइड। इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे जो फर्स्ट है उसमें इंटरनल की साइट है, दिस इज द इंटरनल होता है। और एक्सटर्नल जो आप नॉर्मल नेकटाई बाहर से भी विजुलाइज करेंगे रेक्टल एग्जामिनेशन, तो वहां पर आपको विजिबल होगा। तो दिस इज द दिस इज द एनोरेक्टल, जिसमें इंटरनल जो होता है, जिसमें हमारा हेमरॉइड्स जो होता है वो इंटरनल की तरफ होता है, अंदर की तरफ, जिससे आप नॉर्मल नेकटाई से विजुलाइज नहीं कर सकते जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। और आउटर की तरफ जो होता है उससे आप नॉर्मल आंखों से नॉर्मल आप विजुलाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो इस तरीके का हमारा हो सकता है। अब इंटरनल हेमरॉइड जो होते हैं, दिस डेवलप इनसाइड द रेक्टम एंड आर टिपिकली नॉट विजुअल, दे आर ऑफन पेनलेस बट मे कॉज ब्लीडिंग। इंटरनल जो होता है तो ये जो डेवलप होता है हमारा इनसाइड द रेक्टम, रेक्टम की जो मसल्स है वहां पर इनसाइड डेवलप होना, और टिपिकली नॉट विजुअल है ना, इस टाइप का जो है नॉर्मल नेक टाइप से हम इसे विजुलाइज नहीं कर सकते, हमको दिखता नहीं है। और ऑफनली अक्सर ये पेनलेस होता है, दर्द तो इसमें नहीं होता है, बट समटाइम ये हमारे ब्लीडिंग कॉज कर सकता है, ब्लीडिंग आपको हो सकती है। ऑलराइट, फिर आता है हमारा एक्सटर्नल हेमरॉइड्स। एक्सटर्नल जो कि हमारा एक्सटर्नल होता है लोकेटेड अंडर द स्किन अराउंड द एनस। अब अराउंड एनस के आसपास की जो स्किन होती है वहां पर ये लोकेटेड हो सकता है, और दिस आर विजुअल एंड कैन पेनफुल। अब ये हमारा विजुअल भी होता है, आप इसे देख सकते हो नॉर्मल, और ये पेनफुल होता है, स्पेशली थ्रोम्बोस फॉर्म ए क्लॉट, है ना, स्पेशली यदि थ्रोम्बोस आपका क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया है, और उस केस में ये पेनफुल होता है, ब्लीडिंग भी इसमें कॉज हो सकती है एट द टाइम ऑफ जब आप डेफिकेशन के लिए जाते हैं, पुट्टी के लिए जाते हैं, उस समय आपको यहाँ पर पेन भी हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन, ब्लीडिंग भी इवन हो सकता है, राइट। तो दिस इज द हेमरॉइड। अब इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल आ जाते हैं। दिस इज इंटरनल, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, दिस इज इंटरनल, दिस इज एक्सटर्नल, राइट। ओके, द मेन कॉजेस, अब इसका जो मेन कॉज है वो क्या है? मेन कॉजेस ऑफ हेमरॉइड इज डिक्रीज प्रेशर इन द लोअर रेक्टम लीडिंग टू द वेन स्वेलिंग। कॉमन कॉज एंड रिस्क फैक्टर इंक्लूड, जो मेन कॉज होता है हमारा हेमरॉइड का वो क्या होता है? इंक्रीज द प्रेशर इन लोअर रेक्टम। लोअर रेक्टम में प्रेशर इंक्रीज होना लीडिंग टू वेन स्वेलिंग, इसकी वजह से आपकी जो वेन्स उसमें स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है। कॉमन कॉज एंड रिस्क फैक्टर इंक्लूड, इसमें हमारे जो कॉमन कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर है, फर्स्ट है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। क्या होना? क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होना एंड डायरिया होना।
लंबे समय से आपको डायरिया था या कॉन्स्टिपेशन था, उसकी वजह से आपको हो सकता है स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बबल मूवमेंट, इंक्रीज प्रेशर, है ना। अब जब आपको बबल मूवमेंट डेफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, आपका स्ट्रेनिंग मसल्स में आपकी खिंचाव ज्यादा होगा। ड्यूरिंग बबल मूवमेंट के साथ आपका प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो सकता है, प्रेशर आपका ज्यादा एक्सोसिट हो सकता है, राइट। देन प्रेगनेंसी, अगला जो इसका है कॉजेस ऑफ प्रेगनेंसी, द ग्रोइंग यूट्रस प्लेस प्रेशर ऑन द बेंस इन रेक्टम। अब प्रेगनेंसी में क्या होता है, जब आफ्टर धीरे धीरे करके जो आपका यूट्रस है, जो बेबी उसका ग्रोथ होता है, ग्रोथ के साथ साथ जो मसल्स है हमारे रेक्टम की, उस पर क्या होता है, प्रेशर एराइज होता है, प्रेशर की वजह से भी आपको ये हो सकता है। देन ओबिसिटी, स्पेशली एब्डोमिनल का वेट ज्यादा है आपका, एक्सेसिव वेट है, तो वो भी आपके रेक्टल रीजन पर इंक्रीज करता है, प्रेशर को डालता है। प्रोलॉन्ग सिटिंग, लंबे समय से आप बैठे रहते हैं, प्रोलॉन्ग सिटिंग है तो वो भी एक कॉज हो सकता है, कॉज ब्लड टू पुल इन द रेक्टल वेन। प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से भी आपको जो कॉज करता है आपके रेक्टल वेन में प्रेशर को एराइज करता है, प्रेशर ज्यादा आता है। लो फाइबर डाइट, ऐसी डाइट आप ले रहे हैं जो कि आपकी स्टूल को हार्ड कर रही, उसको स्ट्रेनिंग कर रही, तो दिस इज एक कॉज हो सकता है। एजिंग, है ना, तो एज टिश्यू सपोर्ट द बेन वीकन विथ एज के साथ साथ क्या होता है, जो सपोर्टिव टिश्यू है बेन से, वो वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो आफ्टर ओल्डर एज में हमको ज्यादातर केसेस ऑफन देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ द सीवियरिटी, राइट, क्या देखेंगे, डिग्री ऑफ द सीवियरिटी। तो डिग्री ऑफ सीवियरिटी में इंटरनल हेमरेट्स और एक्सटर्नल है, राइट। तो एक्सटर्नल इंटरनल के बेसिस पर हमने इसको डिवाइड किया है। तो फर्स्ट जो हमारा ग्रेड होता है, नो प्रोलैप्स, इसमें किसी प्रकार का प्रोलैप्स आपको फाउंड नहीं होता। प्रोलैप्स मतलब एक बलून जैसा जो स्ट्रक्चर हो जाता है, उस तरीके से आपको सैक देखने को नहीं मिलेगा इसमें। ब्लड वेसल्स है वही थोड़ी सी यहाँ पर हमारी प्रोमिनेंट होती है। सेकंड जो स्टेज होती है यहाँ पर क्या होता है, प्रोलैप्स अपॉन बेरिंग। प्रोलैप्स आपको थोड़ा सा हो जाता है अपॉन बेरिंग, बेरिंग डाउनवर्ड, है ना, बट थोड़ा सा डाउन होता है। स्पॉन्टेनियस रिडक्शन, धीरे धीरे करके भी स्पॉन्टेनियसली रिडक्स हो सकता है। देन थर्ड जो स्टेज होती है यहाँ पर आपका प्रोलैप्स अपॉन बेरिंग डाउन रिक्वायरिंग मैनुअल रिडक्शन। अबे धीरे धीरे रिडक्शन नहीं होता है, इसको हमको मैनुअल रिडक्शन हमको करना होता है, कोई प्रोसीजर के थ्रू हम करेंगे। देन प्रोलैप्स विथ इनेबिलिटी, अगला जो है प्रोलैप्स विथ इनेबिलिटी टू टू बी मैनुअली रिड्यूस, इसको भी हमको मैनुअली रिड्यूस करना होता है। थर्ड और जो फोर्थ स्टेज का है, इसके लिए रिक्वायर होता है हमारा प्रोसीजर का, सर्जिकल या मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है, उसका रिक्वायरमेंट होता है, जिसके थ्रू हम इसे रिमूव करते हैं। ऑलराइट, तो फर्स्ट डिग्री हेमरोइड में क्या होता है, रिमेन इनसाइड, ये हमारा इनसाइड रहता है, डू नॉट प्रोलैप्स, ये प्रोलैप्स नहीं होता है। सेकंड डिग्री में हमारा जो हेमरोइड हो प्रोलैप्स हो जाता है ड्यूरिंग बबल मूवमेंट, बट रिट्रैक्ट और स्पॉन्टेनियसली रिट्रैक्ट भी हो सकता है। थर्ड डिग्री में क्या होता है, हेमरोइड प्रोलैप्स ड्यूरिंग बबल मूवमेंट एंड मस्ट बी मैनुअली पुश, अब हमें इसे मैनुअली पुश करना होता है, नॉर्मली रिट्रैक्ट नहीं होता है। फोर्थ डिग्री में क्या होता है, हेमरोइड प्रोलैप्स एंड कैन नॉट बी पुश बैक, दे थ्रोम्बोस और बिकम स्ट्रैंगुलेटेड, राइट। अब फोर्थ डिग्री में क्या होता है, जो प्रोलैप्स से बाहर की तरफ आ गया वो हम उसे वापस से पुश नहीं कर सकते मैनुअली भी, और ये थ्रोम्बोस का फॉर्म कर लेता है ना, एक गुच्छे के लाइक एक स्टेन्यूल्स का फॉर्म कर लेता है, बलून लाइक एक सैक लाइक स्ट्रक्चर वहां पर हमारे लिए बन जाती है। तो दिस इज द मोर कॉम्प्लिकेटेड एक स्टेज होती है, और फिर हमको कम्प्लीटली उसे रिमूव करना पड़ता है सर्जरी करके। अगला है इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि साइन एंड सिम्टम क्या होंगे, तो पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग ना, यदि फर्स्ट इंटरनल है तो पेनलेस, या स्टेज सेकंड फर्स्ट तक है तो पेनलेस आपका रेक्टल ब्लीडिंग होता है। ब्राइट रेड ब्लड आफ्टर बबल मूवमेंट, बबल मूवमेंट जो आप करेंगे तो ब्राइट आपको रेड कलर का ब्लड होगा, ब्लड आपका आएगा। ईचिंग और इरिटेशन होगा, आपके एनएस रीजन पर ईचिंग होना, इरिटेशन होना, डिस्कम्फर्ट होना, पेन होना ड्यूरिंग डेफिकेशन, कॉमन विद द एक्सटर्नल हेमरॉइड। एक्सटर्नल है तो पेन का होना कॉमन हो जाता है उसमें। स्वेलिंग अराउंड द एनस, एनस के अराउंड आपको स्वेलिंग होना, सूजन होना। ए लंप नियर द एनस, एनस के नियर आपका लंप का फॉर्मेशन होना, बीच में सेंसिटिव और पेनफुल थ्रोम्बोस एक्सटर्नल हेमरॉइड, राइट। जो लंप का फॉर्मेशन हुआ है नियर एनस, आपका सेंसिटिव हो सकता है, पेनफुल हो सकता है, और थ्रोम्बोस एक्सटर्नल हेमरॉइड।
अगली जो हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक एवेल्युएशंस के बारे में, आप इसे कैसे डायग्नोस करेंगे। तो डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में आ जाएगा आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन ये विजुअल इंस्पेक्शन हम करेंगे रेक्टल का, जिसमें आप नॉर्मली नेक टाइप से भी देख पाएंगे। ये डिजिटल रेक्टम एग्जाम फॉर एक्सटर्नल हेमराइड्स, फिजिकल एग्जामिनेशन, राइट। तो विजुअल आपका एग्जामिनेशन होगा, इंस्पेक्शन आप करेंगे, और एक्सटर्नल हेमराइड्स है वो आप डिजिटली भी या नॉर्मल नेक टाइप से भी आप देख पाएंगे। एक्सटर्नल है तो इंटरनल के लिए आपको डिजिटल स्कोपी वगैरह करानी होती है। जिसमें आ जाता है एनोस्कोपी, जिसमें एनल रीजन का हम स्मॉल हमारा स्कोप होता है, जिससे हम विजुलाइज कर सकते हैं एनल कैनाल को। प्रोक्टोस्कोपी, प्रोक्टोस्कोप होता है और उसकी मदद से हम कर सकते हैं सिग्मोइडोस्कोपी। दिस प्रोसीजर में बी यूज टू असेस द एंटायर रेक्टम और लोअर कोलोन। कोलोनोस्कोपी भी हम रिकमेंड करते हैं इफ देयर इज कंसर्न अबाउट द अदर यदि कोई जीआई इशू है, एसोसिएटेड कोई केस है, आईबीडीज वगैरह हो गया, बोवल डिसीज है, इन्फ्लेमेशन है क्रॉनिक, तो हम इसे प्रॉपर प्रेफर करते हैं। और भी हम इसमें होल जो है उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं कोलोनोस्कोपी में, कैमरे के थ्रू हम उसे इंटरनल विजुलाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, देन आता है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमारा लाइफ चेंजिंग, हमारी लाइफ को चेंज करके, फाइबर डाइट को ज़्यादा इनटेक करके, हमारी डाइट में फ्रूट, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, ग्रेन्स वगैरह ऐड करके हम इससे बेटर तरीके से कर सकते हैं, हम इसे ठीक कर सकते हैं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिए। प्रोलॉन्ग सिटिंग को और स्ट्रेसिंग को आप अवॉइड करें, ज़्यादा आप थोड़ा सा चलते फिरते रहें हर एक घंटे में। यदि आपकी जॉब भी ऐसी है जहाँ पर आपको कंटिन्यूस सिटिंग की है तो आप हर एक घंटे में थोड़ा सा ब्रेक लें और वहां पर आप थोड़ा सा सराउंडिंग में मूव कर लें, राइट। एंगेज इन रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर आप एक्सरसाइज करते रहें, जिससे आपकी बोवल हैबिट है वो भी आपकी प्रॉपर होगी। ओवर द काउंटर ओटीसी मेडिसिन आप ले सकते हैं, ओवर काउंटर मेडिसिन से टॉपिकल क्रीम हो गया। टॉपिकल मीन्स आप जिस लोकेशन पर उसको अप्लाई करते हैं, जहां पर आपको पर्टिकुलर पेन हो रहा है या लोकल पर्टिकुलर जगह पे आपको लगाना है, जैसे ऑइंटमेंट हो गया है ना, सपोजिटरीज हो गया कंटेनिंग हाइड्रोकोर्टिसोन एक्सेट्रा, ये आप ले सकते हैं। पेन रिलीफ मेडिकेशन ले सकते हैं, जैसे एसिटामिनोफेन होगा, इबुप्रोफेन यदि पेन है। होम रेमेडीज में सिटवात, ल्यूकवार्म वाटर लेंगे आप एक टफ में और आप वहां पर बैठ जाएंगे, जिसके अंदर पानी के अंदर आपका और बटक्स को रख करके आप बैठ जाएंगे, जो आपका एनएस रीजन है वहां पर थोड़ा सा हॉट वाटर जाएगा, नॉट ज़्यादा हॉट भी नहीं, ज़्यादा कोल्ड भी नहीं, ल्यूकवार्म हल्का सा वाटर लेना है। उसके साथ आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बीटाडाइन वगैरह भी उसमें आप मिक्स कर सकते हैं, राइट। कोल्ड कंप्रेशन टू रिड्यूस स्वेलिंग, स्वेलिंग है तो आप कोल्ड कंप्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। एलोवेरा और कोकोनट ऑयल टू सूथ इरिटेशन, इरिटेशन को कम करने के लिए एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल भी आप ले सकते हैं। मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर जो होते हैं फॉर परसिस्टेंट सीवियर हेमरोइड, मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर में भी रिकमेंडेड हम करते हैं, जिसमें फर्स्ट आती है रबर बैंड लेजिटेशन। इसमें हमारा एक आर्टिकल्स होता है जिसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं एनएस के अंदर, जिसमें एक रबर होती है और एक बैंड होता है, एक लेजिटेटर होता है, उसमें आपका रबर। तो रबर को हम क्या करते हैं, रबर बैंड इज प्लेस अराउंड द बेस ऑफ एन इंटरनल हेमरोइड टू कट ऑफ इट्स ब्लडी सप्लाई। अब जो रबर है वो क्या करती है, इसमें जो ब्लड का सप्लाई हो रहा है उसको कट कर दे, मतलब उसको स्टॉप कर देती है, उसको प्रोहिबिटेड करती है, तो उसकी वजह से जो ब्लड है वो नहीं आता है। और जो ब्लड का सप्लाई जैसे ही स्टॉप होता है हम इसको कट करके और फिर हम इसे रिमूव कर सकते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। देन अगली जो आती है स्क्लेरोथ्रेपेथी, एक केमिकल सॉल्यूशन इज इंजेक्टेड इनटू हेमरॉइड टू श्रिंक। स्क्लेरोथेरेपी में एक हमारा केमिकल्स होता है सॉल्यूशन, जिनको हम इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हेमरॉइड वो श्रिंक हो जाए, वो छोटा हो जाए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। कोगुलेशन थेरेपी इन इंफ्रारेड लेजर और बाइपोलर हीट इज यूज्ड टू कॉज हेमरॉइड टिश्यू टू हाइड्रेट एंड श्रिंक, राइट। कोगुलेशन थेरेपी में क्या होता है, हमारा हीट को हम यूज करते हैं जो हमारी कॉज करती है हेमरॉइड को और टिश्यू हार्ड हेमरॉइड टू कॉज हार्डन टिश्यू और श्रिंक, जो हमारे हार्ट टिश्यू में वो थोड़े सा श्रिंक हो जाए। देन सर्जिकल प्रोसीजर में जो आती है हमारी हेमरॉइडेक्टोमी, जिसमें क्या होता है सर्जिकली हम रिमूव करते हैं हेमरॉइड को, टिपिकली फॉर लार्ज और सीवियर केसेस में टोटली हम इसे रिमूव कर सकते हैं। और इसको हम कब प्रेफर करते हैं, जब हमारी अदर प्रोसीजर्स या फिर
जो टॉपिकल या कंजर्वेटिव जो ट्रीटमेंट है वो काम नहीं कर रहा है, उस केस में यू कैन गो फॉर हेमरोइडेक्टोमी। स्टेपल हेमरोइडेक्टोपेक्सी, तो इसमें क्या होता है, द हेमरोइड टिश्यू इज repositioned and staple back into space, reducing blood flow and causing the tissue shrink। उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, उसकी जो पोजीशन है उसको हम दूसरी जगह करके हम उसे स्टेपल कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो में थोड़ा सा रिड्यूस हो और जो टिश्यू है वो कॉज हो जाए, वहां से श्रिंक हो जाए, राइट। तो इस तरीके से एक प्रोसीजर होती है जिसमें हम एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको एनएस में इंसर्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टेपल हेमरॉइड प्रोसीजर। अगला जो होता है हेमरॉइडल आर्टरी, जो आपकी हेमरॉइडल आर्टरी होती है, लेजिटेशन HAL। दिस प्रोसीजर इन्वॉल्व tying off the arteries supplying the hemorrhoid to reduce size। हेमोरॉइड आर्टरी एजिटेशन, दिस प्रोसीजर इन्वॉल्व टाइंग ऑफ, इसमें हम टाइट करते हैं आर्टरीज होती है जो कि ब्लड को सप्लाई करती है हेमोरॉइड टू, जिसकी वजह से जो हेमोरॉइड का साइज है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। ऑलराइट, अब नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होगा, फर्स्ट आपको असिस्ट करना है, जिसमें ब्लीडिंग का साइन हो गया, पेन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, पल्स का फॉर्मेशन तो नहीं है, राइट, डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं हो रहा, बबल हैबिट कैसी है पेशेंट का, डाइटरी पैटर्न क्या है, एडिक्वेटली वो फ्रूट वेजिटेबल्स ना लेता है नहीं लेता है, डाइट कैसा है, वाटर इनटेक क्या है, एक्सेट्रा, उसकी लाइफ स्टाइल के बारे में आपको लेना, पेशेंट को एजुकेट करना है अबाउट प्रॉपर हाइजीन के बारे में, डाइटरी मेडिकेशंस के बारे में, है ना, लाइफ स्टाइल के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, सिट वॉक के बारे में, और फर्दर जो भी आपका हेल्थ एजुकेशन है इस पर कंडीशन आप वहाँ पर दे पाएंगे। देन पोस्ट ऑपरेटिव केयर, आफ्टर यदि कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुई है तो आपका क्या रोल रहेगा, वाइटल्स मॉनिटर करना, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा, इन्फेक्शन तो नहीं है, यूरिन रिटेंशन तो नहीं हो रहा, समटाइम यूरिन रिटेंशन भी हो जाता है ना, डिसयूरिया हो सकता है, पेनफुल यूरिनेशन, तो वो भी आपको चेक कर लेना है। डिलेड हीलिंग वगैरह प्रॉपर है नहीं है, ड्रेसिंग वगैरह इसकी जरूरत तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, फीवर वगैरह तो नहीं है, अदर कोई कॉम्प्लिकेशन तो एराइज नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें आपको चेक कर लेनी। प्रिवेंट कैसे करेंगे आप, आपको डाइट हाई फाइबर डाइट लेना है, स्टे हाइड्रेटेड, पानी आपको प्रॉपर पीना है, सॉफ्ट और रेगुलर आपका स्टूल रहेगा, जिससे प्रोलोंग सिटिंग को आपको अवॉइड करना है, थोड़ा सा चलते फिरते रहें, घूमते फिरते रहें, एक्सरसाइज करते रहें और रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटी में आप इंगेज रहें, रेदर देन कि आप सिर्फ बैठे रहें और सोए रहें ना, तो थोड़ा सा चेयर पे बैठने से अवॉइड करें और हर एक इंटरवल में 1 आवर लिया थोड़ा सा मूवमेंट करें, राइट। तो मेंटेन हेल्दी वेट एंड रिड्यूस, आपका वेट है वो हेल्दी होना चाहिए ना, वेट थोड़ा सा लूज करें आप। देन होम रेमेडीज में आपका सिट बाथ, आप ये घर पर भी ले सकते हैं, ल्यूक वॉर वाटर टब के अंदर लेकर के उसमें बटक आप बैठ करके और सेवरल टाइम 2 to 4 टाइम भी आप कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट आप लें, जिससे आपको कंफर्ट फील होगा, जिसमें आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन भी मिक्स कर सकते हैं। कोल्ड कंप्रेशन आइस पैक भी आप स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं। फाइबर सप्लीमेंट लेना है, डाइट आपको प्रॉपर लेना है, टॉपिकल जो एजेंट है वो भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, एलोवेरा हो गया, है ना, लिग्नोकेन जेली एक्सेट्रा। तो ये सारे मेजर्स का यूज करके लाइफ स्टाइल हो गया, मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया ना, इंडिविजुअली हम इससे मैनेज कर सकते हैं और फिर भी नहीं होता है तो हम सर्जरी करा के इससे फिक्स कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द हेमरॉइड्स, और ये हेमरॉइड्स है, फिशर है, राइट, तो ये जनरली हमको देखने को मिलता है और एक कॉमन कॉजेज हैं और इसके बारे में अवेयर होना भी बहुत ज़रूरी है आई थिंक। तो चलिए वैसे आज के वीडियोस में फिलहाल इतने ही, और जिसमें हमने हेमरॉइड्स के बारे में देखा, हेमरॉइड्स क्या होता है उसके बारे में देखा हमने, आपका एबनॉर्मल टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाना, दिस इज द इंटरनल हो सकता है, ब्लड वेसल्स में प्रेशर एराइज होने की वजह से, डाइट आपका प्रॉपर नहीं होने की वजह से, लाइफ स्टाइल की वजह से आपको हो सकता है, और जब आपको होता है तो आपको पेन होगा और आपको ब्लीडिंग होगी, एक्सटर्नल है तो आपको पेन होगा, इंटरनल है तो आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है एट द टाइम ऑफ डेफिकेशन एक्सेट्रा, और लो फाइबर डाइट लेने की वजह से आपको हो सकता है ना। तो ये सारे इसके डायग्नोस्टिक में आप एनोरेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्टिकल एक्शन, एनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी करके आप इससे पता कर सकते हैं। मैनेजमेंट में हमारा कुछ मेडिकेशन है, कुछ सर्जरी है जिनको हम फ्लैप सर्जरी वगैरह है, स्ट्रिक्ट ये हेमरोइडेक्टोमी वगैरह जो भी आप प्रोसीजर है ना वो
इसके अकॉर्डिंग स्टेपल वगैरह करके आप कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।